अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़, इसको हम उर्फ़ आम में या उर्दू में कहते हैं। तो मैं डॉक्टर अकील जावेद अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ और पश्तो भाइयों को डेरा मनाना एंड स्टडी मशे अब बखैर रख लें, इस तरह पंजाबी भाइयों को जियान हूँ। तो आज का प्रोग्राम होगा कब्ज़ के ऊपर। ये क्या होती है, इसकी रीज़न्स क्या हैं, कैसे डेवलप होती है, क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या टेस्ट हैं और किस तरह हमने इसको लेके चलना है और होम्योपैथी में इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। एजे हेल्थ टीवी के नाम से मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि इस किस्म की मुफीद मालूमात आपको आती रहें। रीज़न्स पे बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी रीज़न्स इसकी है फाइबर्स का इनटेक ना लेना या कम लेना। ऐसी ग़िज़ाएँ जिसमें फ़ाइबर्स, रेशेदार ग़िज़ाएँ ना हों, फ़ाइबर्स शामिल ना हों, तो उनका कम इस्तेमाल इसकी एक बड़ी वजह बन सकती है। पानी, चूँकि बॉडी का बहुत सारा हिस्सा पानी पे मुश्तमिल है, पानी हमें रेगुलर लेना है, पानी का कम इस्तेमाल भी इसकी एक रीज़न हो सकती है। ऐसी लाइफ गुजारना जो कि सेडेटरी लाइफ हो, बैठना, खाना पीना और बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना, वो भी एक बहुत बड़ी रीज़न्स हैं। तो ये मेन दो चार रीज़न्स हैं। फिर इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन्स आप लेते हैं जो कि इसका सबब बन सकती हैं। मिसाल के तौर पर जो आयरन सप्लीमेंट हमारे कुछ दोस्त लेते हैं, तो आयरन सप्लीमेंट करता क्या है कि ये वाटर को आंतों से ऑब्जॉर्व करता है और ये बहुत स्लो इसकी डाइजेशन होती है। तो ये चूँकि मौजूद रहता है आयरन जो है आंतों में, तो ये पानी को जज़ब करता है, तो उसकी वजह से जो बाउल्स की मूवमेंट है आंतों की वो स्लो हो जाती है। तो ये एक वजह बन सकती है। एक और वजह एंटी डिप्रेशन जो मेडिसिन है या जो डिप्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं अद्वियात, एलोपैथी की स्पेशली, वो इसकी वजह हो सकती है। वो कैसे काम करती है, वो होता ये है कि इसमें जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, इसमें थोड़ी सी ब्लॉकेज पैदा करते हैं। एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसीटाइलकोलाइन, इसको ब्लॉक करती हैं और उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम आती हैं। उससे ये बाउल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, उसकी जो मूवमेंट है उसकी हिफाजत करता है। तो जब ये डिस्टर्ब हो जाएगा, आप डिप्रेशन की मेडिसिन लेते हैं तो ये बाजू का काम नहीं करता। पाकिस्तान में रह रहे हैं तो एक बहुत बड़ी रीज़न स्ट्रेस या जहनी तनाव है। तो ये हो नहीं सकता कि आप इस मुल्क में रहते हैं और आपको स्ट्रेस या जहनी तनाव का सामना ना करना पड़े। तो जब स्ट्रेस आप लेते हैं वो भी एक वजह बनती है। और स्ट्रेस जो है वो बेसिकली जो बाउल की मूवमेंट है उसमें उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें खलल डालती है, इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। आईबीएस एक बड़ी रीज़न हो सकती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसको हम कहते हैं, उर्फ़ आम में है। इसमें ये होता है कि बाउल की जो मूवमेंट है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, तो उससे हाजमे के मसाइल पैदा होते हैं। इसके अलावा कोलाइटिस, आपने एक टर्म सुनी होगी कोलाइटिस। ये जो कॉलोन होती है, हमारी बड़ी जो आंत है, उसकी सोजिश हो जाए, और जाहिर जब सोजिश होती है तो उसके जो रास्ता है वो तंग हो जाता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म एक इसकी रीज़न्स हो सकती हैं। हाइपोथायराइडिज्म में होता क्या है कि जो थायराइड हार्मोन है ये कम प्रोड्यूस होते हैं। तो जब कम प्रोड्यूस होते हैं फिर इसमें डाइजेशन के इश्यूज आते हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स जो है डाइजेशन यानी कि आपके निज़ाम को कंट्रोल करते हैं। तो ये वो वजूहात हैं जिससे ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। हमें सबको चाहिए कि इनको अवॉइड करें, तो आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। आप इलाज ज़रूर करवाएं, एलोपैथिक करवाएं, होम्योपैथिक करवाएं, हुक्मा के पास जाएं, चाइनीज़ आपको पंक्चरिस्ट के पास जाएं, दम वाले के पास जाएं, पीर के पास जाएं, मुझे इतराज़ नहीं है। लेकिन सबसे पहले इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस होनी चाहिए। जब डायग्नोसिस होंगी तो मेडिसिन कोई इशू नहीं है, बहुत सारी पैथीज इसको कंट्रोल कर सकती हैं। बड़ा निहायत उम्दा और अच्छा और सहल इलाज हर पैथी में मौजूद है। लेकिन शर्त यह है कि आपको पता हो कि आपको कॉन्स्टिपेशन क्यों है। अच्छा, कुछ टेस्टों पे बात कर लें। सीबीसी नॉर्मली हम करवाते हैं इसके लिए, तो इससे भी इसका पता चल जाता है। अब आप कहेंगे जी कंप्लीट ब्लड काउंट से कैसे पता चलेगा? बिल्कुल जी, इसे इन्फेक्शन का पता चलता है और एनीमिया का पता चलता है कि खून की कमी है या नहीं है, या जिस्म में कोई इन्फेक्शन मौजूद है या नहीं है। तो अगर ये टेस्ट करवा लें
तो इससे भी अंदाज़ा हो जाता है। अगर एनीमिया होगा तो डेफिनेटली हम फिर आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए जाएंगे। एक और टेस्ट होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट कहते हैं। आपको पता है जिसम में एक करंट मौजूद होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स मिलकर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, एक करंट मौजूद होता है जो जिसम के अफ़ाल के लिए ज़रूरी होता है। जिसम के नमकियात की कमी बेशी भी उस इलेक्ट्रोलाइट, चूँकि नमकियात उसका एक अहम जुज़ है, तो कमी बेशी अगर इसमें हो जाए तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। कोलोनोस्कोपी एक टेस्ट है, इसके ज़रिए रेक्टम के थ्रू या मकद के थ्रू एक कैमरा आपकी बड़ी आंत की तरफ गुजारा जाता है और उसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया जाता है कि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है ताकि वो भी सामने आ जाए, और फिर ये मतलब पता चलता है अगर स्ट्रक्चरली उसकी साख्त ही ऐसी है बड़ी आंत की तो उसमें जो मसले हैं उसको फिर ऑपरेशन ज़ाहिर है सर्जरी के थ्रू दूर किया जा सकता है, या होम्योपैथिक ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं जो उसको कंट्रोल कर सकती हैं। तो ये हो गया, टेस्टों पे बात होगी, हमने रीजंस पे बात की, कॉन्स्टिपेशन होती क्या है, बाउल की जो मूवमेंट है ज़ाहिर है वो जब स्लो होती है और उससे पखाना बाहर नहीं आता, सख्त हो जाता है, आंतों में फंसा रहता है, उसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अब प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए? प्रिकॉशंस यही होनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, फ्रूट इस्तेमाल करें, फाइबर्स का इंटेक लें, वेजिटेबल इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज करें, दालें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ताला ये आपको कभी मसला नहीं होगा। टी और कॉफ़ी को आप इग्नोर कर दें, ख़त्म कर दें अपनी लाइफ से। उसके अलावा जो नशेदार चीज़ें हैं उनको ख़त्म कर दें, उसके अलावा जंक फूड को ख़त्म कर दें, एक्सरसाइज आपने रेगुलर बेस पे करनी है, तो ये चीज़ें बड़ी मददगार साबित होंगी। अब होम्योपैथिक मेडिसिन पे बात कर लेते हैं। जब सिम्टम होंगी तो होम्योपैथिक मेडिसिन होगी। होम्योपैथिक मेडिसिन में बात करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि AJ हेल्थ TV को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस किस्म की मुफीद मालूमात आपको मिलती रहें। नक्सवामी का बहुत बड़ी मेडिसिन है, 200 में अच्छा काम करती है। जो लोग चाय के शौकीन हैं, काफ़ी के शौकीन हैं, बैठने की लाइफ गुजारते हैं, नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, नक्स से बेहतर कोई मेडिसिन नहीं है। 200 में रोज़ाना शाम को एक डोज लें और इंशाल्लाह ताला अफाका पाएँ। उसके बाद ब्रायूनिया एक अच्छी मेडिसिन है। ब्रायूनिया में पखाना सख्त और हार्ड होता है, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो ब्रायूनिया 30 में अच्छी काम करती है। TDS करें सुबह दोपहर शाम, यानी कि आप इसको मुंह से 5 से 7 कतरे डायरेक्ट ले सकते हैं, जिसको हम औरल कहते हैं, औरल डोज। और अगर आपको इसका जायका पसंद नहीं है, जो कि नॉर्मली बच्चों को नहीं होता, तो 8 से 12 कतरे थोड़े से पानी में डालकर ले लें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला शिफा देगा। सल्फ़र बहुत बड़ी मेडिसिन है। सल्फ़र 30 में भी अच्छा काम करती है, 200 में भी अच्छा काम करती है, डिपेंड के केस कितना पुराना है। पुराने केस यानी कि क्रॉनिक केसेस में सल्फ़र को, मुज़म्मन केसेस जिसे हम कहते हैं, इस्तेमाल करवाएं। 200 में डेली एक डोज लें, कम से कम 3-4 दिन लें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला अफाका करेगा। एक डोज आपने 5 से 7 कतरे ओरल या 8 से 10 कतरे थोड़े से पानी में ले लेने हैं। एक अच्छी मेडिसिन ओपियम जो कि अफीम से बनती है, इसका पखाना अगर ब्लैक आए, यानी कि पखाना ज़ाहिर है मुश्किल से आता है, और ब्लैक आए, काले रंग का आए, तो आपने ओपियम को याद रखना है। 30 में अच्छा काम करती है। सुबह दोपहर शाम TDS करें, 8 से 12 कतरे थोड़े से पानी में ले लें, या ओरल अगर आपने यानी कि मुंह के ज़रिए लेना है तो आप 5 से 7 कतरे ले लें। आखिरी मेडिसिन और बड़ी अच्छी मेडिसिन एलुमिना, एक बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, लेकिन इसका जो सिम्टम होगा या इसकी जो सिम्टम होगी वो है कि वीक में, हफ्ते में, यानी कि 3 दिन 4 दिन बाद एक पखाना आता है, या 7 दिन में एक पखाना आएगा। तो ये सिम्टम हो तो एलुमिना को याद रखें और मुझे दुआ दें। वीडियो पसंद आई है तो लोगों से कार खैर समझ के इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। हो सकता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन से या आपके शेयर करने से किसी का भला हो जाए, और भलाई के लिए हम दुनिया में आए हैं, भलाई के अलावा कुछ नहीं। एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये प्रोग्राम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए या जूनियर डॉक्टर्स के लिए है। कोई पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन में ना जाए, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बन जाती हैं। अपने डॉक्टर से मशवरा करके फिर दवा को इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच। दिस इज टाइम टू साइन ऑफ। मी डॉक्टर अकील जावेद is signing off right now. Thank you. Allah Hafiz.